आज हम लोग इस लेक्चर में रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन देख लिया, प्लेन मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन, है ना। और उस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स थे डिफरेंट टाइप्स के वो भी हम लोगों ने कर लिए। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन। देखिए क्या होता है रिफ्रैक्शन। क्लास 8 में सबसे पहली बार हम लोग शायद क्लास 7 या 8 में पढ़े थे कि जब भी कोई लाइट रे क्या होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है उसके साथ। पहला चीज क्या देखा जाता है कि ये जिस पाथ पे जा रही थी वहां से वो क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। डेविएट हो जाएगी मतलब कि वो या तो कुछ इधर चली जाएगी या तो कुछ इधर चली जाएगी। ठीक है, दैट इज अपने पाथ से क्या हो जा रही है, ओरिजिनल पाथ से। ओरिजिनल पाथ कौन सा था, ये वाला। इससे क्या हो जा रही है, रे डेविएट कर जाती है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, और क्या क्या चेंज होता है देखिए, अगर ये भी पता होगा आप लोगों को कि अगर हम लोग इस पे नॉर्मल में रे डाले तो रे क्या हो जाती है, सीधी सीधी पास कर जाती है। बस ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें रे अपने पाथ से डेविएट नहीं करती है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो लाइट रे थी ये इस मीडियम में चली गई तो इसके साथ क्या क्या चेंज हुआ। ठीक है, इसने तो अपना पाथ तो चेंज कर ही लिया, साथ ही साथ और क्या क्या चेंज हुआ। तो सर लाइट के पास था क्या क्या जो चेंज होने वाला था। तो देखिए लाइट क्या है, एक हमारा वेव है। ठीक है, वेव के पास क्या क्या होता है, एक वेव जो होती है, इस वेव के पास क्या क्या होता है सर, इसके पास वेवलेंथ होती है ना, फ्रीक्वेंसी होता है और साथ ही साथ क्या होती है, स्पीड होती है। ठीक, तो ये तीनों में क्या क्या चेंजेस आएंगे अगर ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला आता है तो। ठीक है, मान लेते पहला वाला मीडियम क्या है हमारा, वैक्यूम या एयर है। ठीक है, पहला वाला मीडियम क्या है हमारा, वैक्यूम है या एयर है। ठीक, और ये कोई दूसरा मीडियम है। ठीक है, ये कोई दूसरा मीडियम है एयर और वैक्यूम को छोड़ करके। ठीक, और ये जो एंगल बन रहा है इससे, इसे हम आई मान लेते हैं, बाद में हम बताएंगे आपको कि इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। तो नॉर्मल से इस वाले रे को, ये क्या कौन सी रे हो गई, इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये कौन सा हो गया, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे की जो एंगल है इसे हम आई मान लेते हैं और नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे की जो एंगल है इसे हम क्या मान ले, आर मान ले। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहां पे जब लाइट थी, ठीक है, मीडियम वन में, एयर में, तो इसके पास स्पीड क्या था, इसके पास स्पीड मान लेते v1 था, वेवलेंथ क्या थी, λ1 थी, और फ्रीक्वेंसी क्या थी, f1 थी। जब ये दूसरे वाले मीडियम में चला आया तो इसकी स्पीड हो गई v2, वेवलेंथ हो गई λ2 और फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, f2। ठीक है, मैं आपसे पूछूं इन तीनों में क्या क्या चेंज आया होगा। देखिए सबसे पहली बात कि जैसे ही हम लोग क्या करते, जैसे मैं आपको क्या करूं, एक बार ग्राउंड पे दौड़ाऊं। ठीक है, जहां पे मीडियम क्या है आपका, एयर। ठीक, और एक बार मैं क्या करूं, आपको वाटर में दौड़ाऊं। ठीक है, तो आप किस में स्पीड दौड़ेंगे। मान लो मैंने आपको एक बार कहां दौड़ाया, ग्राउंड में दौड़ाया। ठीक है, दूसरी बार कहां दौड़ाया, दूसरी बार वाटर में दौड़ाया। ठीक, तीसरी बार कहां दौड़ाया, तीसरी बार हमने आपको कीचड़ में दौड़ाया। ठीक है, तीसरी बार हमने आपको कीचड़ में दौड़ाया। तो मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा स्पीड आप किस में भागोगे, आप बोले, इसे मान लो आप यहाँ पे v1 स्पीड से जा रहे थे, इसे मान लो आप v2 स्पीड से, और इसे मान लो आप v3 स्पीड से। सबसे ज्यादा स्पीड किस में जाओगे, आप बोलोगे v1। सर ग्राउंड में थे तब जाते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मीडियम है वो क्या है, एयर है। एयर है तो उसकी डेंसिटी क्या है, कम है। वाटर की डेंसिटी उससे ज्यादा और कीचड़ की डेंसिटी उससे भी ज्यादा। तो v1 क्या होता है हमारा, सबसे ज्यादा होता, उससे कम v2 होता और उससे कम v3 होता। ठीक है, उसी तरीके से किसी दूसरे मीडियम में जाए, ठीक है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो। डेंसिटी इन द सेंस लाइट के लिए हम लोग, ठीक है, मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर किया जाता है। ठीक है, जो नॉर्मल मास डेंसिटी होती है उसे हम लोग मेजर नहीं करते। ठीक, उस लाइट के लिए एक खास डेंसिटी होती है मीडियम की, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी जनरली मास डेंसिटी से कोरिलेट करता है, मतलब जिसकी मास डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होगी। फिर भी कुछ कुछ मीडियम ऐसे हैं, ठीक है, कुछ कुछ मीडियम ऐसे हैं जिनकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, उसकी मास डेंसिटी से कोरिलेट नहीं करती। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको बोलूं यहाँ एयर है यहाँ वाटर है। ठीक है, तो इन दोनों में मास डेंसिटी किसका ज्यादा, आप बोलोगे वाटर का। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी किसका ज्यादा, ऑप्टिकल डेंसिटी भी वाटर का ही ज्यादा है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे एक ग्लास ले लूं, क्या ले लूं, यहाँ पे ग्लास ले लूं, अब बताओ तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, मास डेंसिटी, वाटर की, एयर की या ग्लास की। अब बोलोगे आप ग्लास की। ठीक है,
मैं आपसे पूछूं ऑप्टिकल डेंसिटी, तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी ग्लास की ज्यादा होती है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है हमारा, जनरली जो मास डेंसिटी होता है, मास डेंसिटी भी इसमें क्या होगा, किसका ज्यादा होगा, इसका, दैट इज एयर का, वाटर का या फिर ग्लास का। तो मास डेंसिटी ग्लास का ज्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी भी किसका ज्यादा है, ग्लास का ज्यादा है, ठीक है। तो जनरली जो मास डेंसिटी होता है हमारा, वही हमारा कोरिलेट करता है ऑप्टिकल डेंसिटी से। मतलब कि अगर मास डेंसिटी ज्यादा तो आपका ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होगा। फिर भी कुछ कुछ ऐसे मीडियम है, जैसे जैसे केरोसिन, ठीक है। केरोसिन का क्या है कि केरोसिन एक मतलब ऐसा मीडियम हो जाएगा आपका, ठीक है, ऐसा मटेरियल हो जाएगा, अगर मैं इसको वाटर के साथ कंपेयर करता हूं, किसके साथ, वाटर के साथ कंपेयर करता हूं, तो जो मास डेंसिटी होती है केरोसिन की क्या होती है, कम होती है ना। मास डेंसिटी कम, तो ऑप्टिकल डेंसिटी कम होनी चाहिए थी, बट उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो यहां पे जो लाइट रे क्या कर जाती है, दैट इज कि उसका स्पीड घटेगा या बढ़ेगा, वो उसके किस पर डिपेंड करेगा, मास डेंसिटी या ऑप्टिकल डेंसिटी, तो ऑप्टिकल डेंसिटी पे, ठीक है। जनरली ऑप्टिकल डेंसिटी कोरिलेट्स विद मास डेंसिटी, है ना, बट देयर आर सम मटेरियल्स, है ना, इन विच वी सी दैट कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी होता है वो मास डेंसिटी से कोरिलेट नहीं कर पाता, लाइक केरोसिन, ठीक है। अब देखिए, हाँ, ये वेव था हमारा, ठीक है, ये लेमडा होता है, ये फ्रीक्वेंसी, ये स्पीड, ठीक है, इसकी स्पीड क्या है, v, ठीक। अब मैं आपसे बोलूं कि ये तो एयर है, और जितनी भी मीडियम होगी आपकी वो क्या होती है, एयर या क्या बोलो, वैक्यूम है। मीडियम की जो डेंसिटी होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी, वो हमेशा एयर या वैक्यूम से क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी की जो मेजरमेंट, दैट इज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। पढ़े हो आप लोग पहले भी, ठीक, तो उसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर या वैक्यूम की हम लोग क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मानते हैं, 1, और यहाँ का क्या होता है, म्यू, ठीक है। यहाँ का कुछ भी हो सकता है, म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो, तो जितनी भी मीडियम होगी उन सबकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी होगी वो पहले वाले, दैट इज एयर या वैक्यूम से क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो बताओ स्पीड का क्या होगा, स्पीड क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा। मतलब v2 हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन v1 हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या ज्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, पहले वाले मीडियम से कम हो जाएगी, ठीक। दूसरी चीज देखो, मैं लेमडा से पहले फ्रीक्वेंसी पे बात करूंगा। अगर मान लो इस पॉइंट पे 5 वेव 1 सेकंड में गिर रहे हैं, इस पॉइंट पे कितने वेव गिर रहे हैं, 5 वेव गिर रहे हैं, ठीक। तो यहां से कोई वेव कहीं पे भी नहीं जा रहा है, उसे क्या करना है, ट्रेवल करके अंदर ही जाना है, ठीक है, रिफ्रैक्शन ही करना है उस पूरे को। तो क्या होगा, यहां से क्या होगा, जब 1 सेकंड में 5 वेव गिरेगा तो सारे लाइट रेज इधर जा रहे, तो 1 सेकंड में यहां पे कितने वेव बनेंगे, 1 सेकंड में यहां से बाहर की तरफ कितने वेव जाएंगे, 5 वेव जाएंगे। फिर नेक्स्ट सेकंड में यहां से कितना वेव गिरा, 5 वेव, तो फिर नेक्स्ट सेकंड में इस वाले मीडियम में कितने वेव ट्रेवल करेंगे, 5 वेव भी ट्रेवल करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी आपका चेंज हुआ क्या, देखो यहां पे जितने लाइट वेव्स गिरे 1 सेकंड में, उतने ही लाइट वेव्स क्या कर गए, पास कर गए इसमें, है ना। फिर नेक्स्ट सेकंड में जितने गिरे उतने ही क्या हो गए, पास हो गए। मतलब जो फ्रीक्वेंसी होता है हमारा वो क्या होता है, चेंज नहीं होता, ठीक है। मतलब अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड घट जाएगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी उसका सेम रहेगा। अब बताइए वेवलेंथ का क्या होगा, ठीक है। देखिए ये एक वेव, दैट इज कि इस वेव को यहां से यहां तक ट्रेवल करने में टाइम कितना लगता है, टी टाइम पीरियड है ना, और f इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 1/t। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड क्या लिखोगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दैट इज वेव को यहां से यहां तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, लेमडा, टाइम कितना लगा, t, है ना, और 1/t को हम क्या लिख सकते हैं, f। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा इंटू f। अब ध्यान से देखो f क्या है, दोनों का सेम है। f2 को आप क्या लिख सकते हो, यहां से f इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v बाई लेमडा, f इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v बाई लेमडा। तो f2 को क्या लिख सकते हैं सर, f2 को लिख सकते हैं v2 बाई लेमडा 2, है ना, और f1 को क्या लिख सकते हैं, v1 बाई लेमडा 1, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका v2 बाई v1 इज इक्वल टू लेमडा 2 बाई लेमडा 1। अब बताओ v2 बाई v1 यहां से आप क्या लिख सकते हो सर, यहां से v2 बाई v1 हम लोग लिख सकते हैं लेस देन क्या है, 1 है। v2 बाई v1 को इधर लेते आओ तो क्या हो जाएगा, v2 बाई v1 इज लेस देन 1, ठीक है। तो यहां से v2 बाई v1 किसके बराबर है, लेमडा 2 बाई लेमडा 1 के बराबर। तो यहां से लिख सकते हो v2 बाई v1 सिंस दिस इज
किससे छोटा है? 1 से छोटा है। इसका मतलब क्या? लेमडा 2 बाई लेमडा 1 भी क्या है? 1 से छोटा है। लेमडा 2 बाई लेमडा 1 भी क्या है? 1 से छोटा है। ठीक, तो यहां से हमें क्या पता चल जाएगा कि लेमडा 2 इज लेस देन लेमडा 1 होगा। समझ आ गया? v2 बाई v1 किससे छोटा है? 1 से छोटा है, मतलब लेमडा 2 बाई लेमडा 1 भी 1 से छोटा है। आप लेमडा 1 को उधर ले जाओगे तो लेमडा 2 क्या पता चल गया कि लेमडा 1 से छोटा है। ठीक है सर, मतलब क्या समझ आया? अगर मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, तो उसका स्पीड क्या होगा? घटेगा, और साथ ही साथ वेवलेंथ भी घटेगा और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। ठीक है, ये 3 चीज हमें याद रखना है। ठीक, तो अब देखो एक और चीज यहां पे पॉइंट आप याद रखना कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेवलेंथ तो चेंज होती है भाई। उसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। जैसे अगर मान लो मैं आपसे वेवलेंथ पूछूं हर एक लाइट की, ठीक है, विजिबल लाइट की, तो विबग्योर कहां से कहां तक होता है? समथिंग आपका 400 नैनोमीटर से लेकर के कितना 750 नैनोमीटर के अप्रोक्स होता है। ठीक है, अब सोचो आप वेवलेंथ अगर चेंज कर जाएगा तो सर जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, इसमें वेवलेंथ क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो जैसे मैं यहां पे रेड लाइट डालूं, ठीक है, या ग्रीन लाइट डालूं, कौन सी डालूं? ग्रीन लाइट डालूं। ठीक, यहां से ग्रीन लाइट डालोगे आप और मीडियम क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी पहले वाले मीडियम से ज्यादा है, तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, सुनो मैंने क्या किया, इस मीडियम में कौन सा लाइट डाला? ग्रीन लाइट डाला। कौन सा लाइट डाला? ग्रीन लाइट। ठीक है, अब क्या होगी इसकी वेवलेंथ, ये मीडियम क्या है? ज्यादा डेंस है, तो क्या करेगा ये? इसकी वेवलेंथ को घटा देगा। घटा देगा तो वेवलेंथ किधर शिफ्ट करेगा? ग्रीन से ऑरेंज की तरफ, है ना? विबग्योर है ना आपका, विबग्योर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी? रेड की। ठीक है, उससे कम ऑरेंज की, उससे कम येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू। तो ये क्या, सॉरी, ये ग्रीन को क्या करेगा? इसके वेवलेंथ को घटाएगा। अगर वेवलेंथ घटेगा तो ग्रीन लाइट कैसा दिखना चाहिए? ब्लू लाइट की तरह दिखना चाहिए ना। अगर ये घट जाए फ्रीक्वेंसी इसकी वेवलेंथ, तो उससे कम वेवलेंथ कौन वाला है? ब्लू वाला। तो हो सकता है ग्रीन लाइट किस में दिखे? ब्लू में, बट ऐसा दिखता नहीं है। आप जिस लाइट रे को इसमें डालोगे वही लाइट रे क्या होगी? इधर में आपको दिखाई देगी। ठीक है, मतलब अगर ग्रीन डाले हो तो इधर ग्रीन दिखाई देगी, येलो डाले हो तो आपको इधर येलो ही दिखाई देगी। ठीक है, तो सर क्या वेवलेंथ, तो वेवलेंथ हमारा लाइट के कलर को डिफाइन नहीं करता। कौन डिफाइन करेगा? सर लाइट का कलर चेंज हुआ क्या? नहीं। तो क्या सेम रह गया? फ्रीक्वेंसी हमारा सेम रहा है। ठीक है, तो कलर कौन डिफाइन करता है? फ्रीक्वेंसी। यहां पे कलर ऑफ लाइट चेंज नहीं करता। कलर ऑफ लाइट डजंट चेंज when it travels from one medium to other। ठीक है, जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो इसकी वेवलेंथ तो चेंज करती है कि बट इसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता। और साथ ही साथ क्या देखा जाता है? इसका कलर भी चेंज नहीं करता। अगर कलर नहीं चेंज कर रहा है तो उसके कलर को कौन डिफाइन करेगा? फ्रीक्वेंसी डिफाइन करेगा। ठीक है, चलिए देखिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि ठीक है सर, ये तो हो गया आपका कि रिफ्रैक्शन क्या होता है हमारा। जब एक लाइट रे क्या करे, अगर मुझे डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे? व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बेंड्स, है ना, और डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। ठीक है, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक, दूसरा चीज आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स स्पीड चेंजेस, है ना। ये फेनोमेना भी आपका क्या है? रिफ्रैक्शन ही है। ठीक, चलिए देखिए अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा कि भाई ठीक है सर, आपने बता दिया कि ये लाइट रे अगर ऐसे आ रही है तो वो अपने पाथ से क्या हो जाएगी? डेविएट हो जाएगी। ठीक है, बट ये हमें कौन बताएगा कि कौन लाइट रे कितना डेविएट करेगी? ठीक है, या ज्यादा डेविएट करेगी या कम डेविएट करेगी? तो इससे पहले हमने आपको बताया, क्या बताया कि भाई जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जितना ज्यादा होगी लाइट रे उतना डेविएट करेगा अपने पाथ से। ठीक है, तो अगर मैं मान लूं कि ऑप्टिकल डेंसिटी का जो मेजरमेंट होता है, ठीक है, वो मेजरमेंट क्या होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मान लो ये हमारा एयर है या क्या है? वैक्यूम है। ठीक है, एयर या वैक्यूम है। ठीक, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? हमारा 1 होता है सर। यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लो आप
म्यू मान लो, ठीक। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लो आप, म्यू मान लो, ये एंगल क्या मान लो, आर मान लो, ठीक है। देखो जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, c होता है, ठीक है। वैक्यूम में क्या होता है, c होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, c इन वैक्यूम कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे स्पीड मान लो v मीडियम, यहाँ की स्पीड क्या मान लो, v मीडियम, ठीक। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है, देखो आप लोग अगर क्लास 12 पास या क्लास 12 वाले बच्चे देख रहे हो, ठीक है, तो मैक्सवेल इक्वेशन से हमें पता है कि जो c की वैल्यू होती है, ठीक है, c की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 1/√ε0 × μ0, ठीक है। ये परमिटिविटी और ये परमिएबिलिटी, ठीक है। ये पढ़े होगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड में k = 1/4πε0, ठीक है, जहां पे ε0 की वैल्यू कितनी होती है, नियरली 8.885 समथिंग है ना, × 10⁻⁻12 होती है ना, और μ0 की वैल्यू कितनी होती है, 4π × 10⁻⁷, ठीक। ये दोनों वैल्यू को आप वहां पर पुट करोगे, ठीक है, तो वैल्यू कितनी आती है, 3 × 10⁸, ठीक है। तो यहां से हमें स्पीड पता चलती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या था, परमिटिविटी 1/√of परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इनटू परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। अगर मुझे किसी मीडियम में स्पीड निकालनी है तो क्या करेंगे सर, अगर किसी मीडियम में स्पीड निकालनी है तो ये होगा हमारा 1/√of परमिटिविटी ऑफ मीडियम इनटू परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, इसे हम लोग लिखते हैं, देखो मीडियम की परमिटिविटी क्या लिखते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। अगर क्लास 10th वाले देख रहे हो तो आपको ये सीखने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे, वहां से आप देखना, ठीक है, इसे आप स्किप कर सकते हो। εr into εr क्या होगा आपका, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है आपका, मीडियम की परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी विथ वैक्यूम, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक। और तो यहां से परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होगा, इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। μm को इसी तरीके से आप क्या लिख सकते हो, μr into μ0, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी इन मीडियम क्या हो जाएगा हमारा, वेलोसिटी इन मीडियम हो जाएगा सर 1/√of εr into μr into √of ε0 into μ0, ठीक है। और 1/ε0 μ0 किसके बराबर है सर, 1/ε0 μ0 है c अपॉन √of εr into μr, ठीक है। दैट इज ये c किसमें है, वैक्यूम में, ये c किसमें है, वैक्यूम में, ठीक है। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन किया गया, यहीं से हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चलता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है, इस वाले वैल्यू के बराबर, ठीक है। ये देखो यहां से हमें क्या पता चलेगा कि जो म्यू होता है हमारा, ठीक है, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है, ये आएगा आपका सी वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम, सी वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम, ठीक है। एक्चुअली क्या होती है, जो एप्सिलॉन आर होती है और जो म्यू आर होती है, इन दोनों की वैल्यूज क्या होती है, 1 से हमेशा बड़ी होती है, इन दोनों की वैल्यूज हमेशा क्या होती है, 1 से बड़ी होती है। अगर ये दोनों वैल्यूज 1 से बड़ी है तो बताइए ये जो पूरी वैल्यूज होगी दैट इज वी मीडियम, वो बताइए सी वैक्यूम से ज्यादा आएगी या कम आएगी। अगर नीचे वाला वैल्यू 1 से बड़ा हो जाए, है ना, तो ये सी वैक्यूम दैट इज ऊपर के मैग्नीट्यूड को क्या करेगा, घटाएगा। नीचे वाला वैल्यू अगर 1 से बड़ा हो जाए तो ये ऊपर वाले वैल्यू को क्या करेगा, घटाएगा, ठीक है। तो वहां से क्या पता चलता है कि जो स्पीड ऑफ मीडियम होती है, वो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होती है, वो क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से कुछ कम होती है, ठीक है। तो म्यू यहां से हमें क्या पता चल जाएगा, म्यू होता है हमारा, म्यू को डिफाइन किया गया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। या फिर ऐसे डिफाइन करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, ठीक है, ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। और ये वैल्यू कितने के बराबर आती है, ये वैल्यू आती है √εr into μr, ठीक है। ये परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी हर एक मीडियम की क्या होती है, अलग अलग होती है,
तो हर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा हमारा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन किया गया। ठीक, तो म्यू हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमसे पूछा जाए किसी मीडियम की, किसी मीडियम मतलब किसी एक मीडियम की विद रिस्पेक्ट टू नन अदर, ठीक है, या फिर बोलते हैं हम लोग इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी मानते हैं हम लोग, 1 मानते हैं। तो इसे ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है हमारा म्यू बाय 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, म्यू बाय 1 लिखा हुआ है। दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम। ठीक है, तो देखो, तो एयर या वैक्यूम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, 1 है। अगर नीचे की कोई वैल्यू 1 हो जाए तो ऊपर वाली जितनी वैल्यू होती है वो उतनी ही रह जाती है। ठीक है, इसलिए हम लोग ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आता है, ठीक है, उसमें इस म्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। एब्सोल्यूट मतलब कि ये जो वैल्यू है आपका, दैट इज सी वैक्यूम अपॉन वी मीडियम, सी वैक्यूम अपॉन वी मीडियम, है ना, ये जो वैल्यू आएगी आपकी वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, इस मीडियम की होगी। ठीक है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ और सिर्फ इस मीडियम का होगा। आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, जहां पे हम लोग क्या देखते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विद रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम। ठीक है, जिसमें यहाँ पे ये वैक्यूम नहीं होगा, आगे देखेंगे उसे हम लोग। ठीक है, तो समझ आएगा। अभी देखो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ गया हमारा, इतने के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू इज इक्वल टू सी वैक्यूम अपॉन वी मीडियम। डिफाइन कर सकते हो आप इसे, क्लास 10 यहां से आप लोग क्लियरली देख सकते हो। इसे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, या फिर हम बोले एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, ऑफ अ मीडियम। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। ठीक है, तो देखो, ये किस, अगर हमसे किसी मीडियम का ये पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, दैट इज डेफिनेशन, तो क्या बोलेंगे हम लोग कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम या ऑफ दैट मीडियम, है ना, इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, और जितनी भी मीडियम होती है उन सब की जो उन सब में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से कम होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड या सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड किस में हो सकती है, एयर या वैक्यूम में, उसकी वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ है। ठीक है, और जितनी भी स्पीड ऑफ लाइट होगी इन अदर मीडियम वो क्या होगी, वैक्यूम के स्पीड से कम होगी। ठीक है, मतलब नीचे वाला वैल्यू हमेशा ऊपर वाले वैल्यू से कम होगा, है ना, मतलब म्यू हमेशा हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, हम लोग यहां से कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब सी वैक्यूम अपॉन वी मीडियम, है ना, इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, और सी वैक्यूम अपॉन वी मीडियम किसके बराबर है, म्यू के बराबर है। मतलब जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम जो होगा, ठीक है, या ऑफ दैट मीडियम या किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। ठीक है, हमने फॉर्मूले में भी निकाला कि ये वैल्यू कितने के बराबर आती है, √ε r इनटू म्यू आर के बराबर। एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, और ये दोनों वैल्यूज क्या होती है, हमेशा 1 से बड़ी होती है। ठीक है, 1 से बड़ी होगी तो म्यू भी हमारा क्या होगा, 1 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो यहां से भाई हमें ये सारी चीजें पता चली। तो म्यू हमारा क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल गया हमें। अब हमें पता चलेगा कि भाई अगर मैं इस एंगल पे लाइट रे को भेजता हूं तो ये किस एंगल पे मुड़ करके जाएगी। ठीक है, मतलब कि यहाँ का मीडियम अगर मुझे पता है कि भाई ये पानी है, ये हमारा एयर है, और मैं यहाँ से लाइट रे अगर 60 डिग्री पे भेजूं तो अंदर जो लाइट रे जा रही है वो किस एंगल पर जाएगी। ठीक है, ये कौन बताएगा हमको। ठीक, तो देखो, तो अब ठीक है, इसके लिए क्या दिया गया, अगर मान लो कि कोई मीडियम है, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे जा रही है, ठीक, तो सर अगर ये आई एंगल बनाते हुए आ रही है या आई हमें कुछ डिफाइंड है, तो वो जो एंगल से दैट इज की मुड़ जाएगी
ठीक है। तो नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी वो कितना एंगल बना रही होगी, ठीक है, या अपने पास से वो कितना डेविएट कर गई, वो अपने पास से कितना डेविएट कर गई, ये सारी चीजें हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए कुछ लॉज दिए गए हैं, तो हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। क्या देखेंगे? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। चलिए देखिए, लाइट रे आई, यहां से आई एंगल पे, ये हमारा क्या है? इंसिडेंट रे, ये हमारा क्या है? इंसिडेंट रे, ये हमारा क्या है? रिफ्रेक्टेड रे, और ये क्या है हमारा? नॉर्मल रे, ये जो है, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो लाइन खींची होती है वो क्या होता है हमारा? नॉर्मल होता है, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा? रिफ्रेक्टेड रे। अब देखिए क्या वो पहला लॉ क्या है? पहला लॉ है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रेक्टेड रे है, एंड जो नॉर्मल रे है, ठीक है, ऑल lie in the same plane, all lie in the same plane, ठीक है। ये तीनों क्या होते हैं? एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक। दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ क्या, इससे हमें पता चला कि अगर मैं 60 डिग्री पे भेजूंगा तो अगर इसका म्यू हमें पता है, ठीक है, इसे मान लो आप μ1 और इसे मान लो μ2, दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस पता है हमें, आई पता है, तो आर कितना होगा? पहले वाले लॉ से पता चला? नहीं पता चला, ठीक है। इसके बारे में हमें कौन बताता है? दूसरा वाला लॉ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। दूसरे वाले लॉ को क्या बोलते हैं हम लोग? स्नेल्स लॉ। ये क्या बोलता है हमें? ये बोलता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ये बोलता है कि जो साइन आई अपॉन साइन आर जो होगा, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बराबर होगा रिलेटिव इसे क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, है ना, या फिर बोले मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। साइन आई बाय जो साइन आर होगा वो किसके? μ2 बाय μ1 के बराबर होगा, और वो किसके बराबर होगा? कांस्टेंट के बराबर होगा, ठीक है, वो एक कांस्टेंट के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से देखो, यहां से पता चला साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है हमारा? साइन आई अपॉन साइन आर जो होगा हमारा वो क्या होता है सर? एक्चुअली ये कांस्टेंट होता है। यही हमारा क्या था? स्नेल्स लॉ था, ठीक है, कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस या रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या होता है हमारा? कांस्टेंट होता है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। यहां से क्या पता चला? यहां से आगे हम लोगों ने देखा तो μ2 बाय μ1 क्या होता है? μ2 बाय μ1 किसके बराबर आता है हमारा? साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर आता है, ठीक है। इसे ध्यान से देखो, इसे हम लोग अगर ऐसे याद रखोगे ना आप लोग, μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, ठीक। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि अगर μ1 आपका कम है, ठीक है, ये देखो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी है? दूसरे की। ये एंगल किसका है आपका? दूसरे का। ये नीचे वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले की, और ऊपर में एंगल किसका है? पहला का, ठीक है। मतलब यहां से क्या दिख रहा है आपको कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल है, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, या साइन ऑफ एंगल है, ठीक। मतलब कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो उसका थीटा कम, है ना। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो उसका थीटा कम, मतलब कि उससे जो ये एंगल बन रही होगी, नॉर्मल से ये एंगल जो बन रही होगी वो क्या होगा हमारा? कम होगा, ठीक है। देखो, बट अगर आप इसे ऐसे याद रखोगे तो कभी कभी आप गड़बड़ी कर सकते हो, इसलिए इसे याद कैसे रखना है? इसको याद रखना है, आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसे इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर, ठीक है। ऐसे करके हमें इसे याद रखना है। ये क्या बता रहा है? दैट इज, इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा हुआ कि पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पहले मीडियम का साइन ऑफ एंगल, ठीक है, दैट इज μ1 इंटू साइन आई, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू पहले मीडियम का एंगल इज इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू दूसरे मीडियम का एंगल, ठीक है। ऐसे करके इसे हम लोग याद रख लेंगे, ठीक। तो अब अगर सोचो हमें μ1 पता है, I पता है, μ2 पता है, तो क्या मुझे R पता चल जाएगा? हाँ सर, ये हमें R पता चल जाएगा, ठीक है। ये क्या है? स्नेल्स लॉ, ठीक। μ1 पता, I पता, μ2 पता, तो R भी हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो तो कितने टर्म्स है? μ1 I μ2 R, तो यहाँ पे 4 टर्म्स है। हो कभी भी क्या होगा, आपके पास 3 टर्म्स पता होंगे और चौथा टर्म आपको क्या करना पड़ेगा?
निकालना पड़ेगा। हो सकता है वहां पे μ1 i μ2 पता हो तो r निकालना पड़े, हो सकता है i μ2 r पता हो तो μ1 निकालना पड़े, ठीक है, कुछ भी दे सकता है आपको। इस चार में से 3 पता होगा और एक आपको निकालना रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे और एक चीज देखें तो सर अगर मेरे से पूछा जाए कि भाई ये ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट हो गया, मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ भाई एंगल ऑफ डेविएशन हमारा कितना होगा, बता सकते हो क्या, एंगल ऑफ डेविएशन हमारा कितना होगा। देखो ये अगर एंगल आई है तो ये पूरा एंगल भी क्या होगा, आई के बराबर होगा, और ये एंगल कितना है आर, तो ये बचा हुआ एंगल कितना बचा, आई माइनस आर, ठीक है। तो डेल्टा हमारा किसके बराबर आएगा, आई माइनस आर के बराबर। बट वहां पे मैंने कुछ सिखाया था आपको, क्या सिखाया था कि सर ये डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ देखो डेल्टा आई माइनस आर के बराबर आ रहा है, बट डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो आई माइनस आर आएगा, बट कैसी आएगी, क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज निकालना रहे तो सर ये निकाल लो आप, कौन सा निकाल लो, ये निकाल लो, ठीक है। ये कितना है, ध्यान से देख तो ये पूरा कितना है, 2 पाई माइनस आई माइनस आर, मतलब डेल्टा को हम लिख सकते हैं 2 पाई माइनस आई माइनस आर, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो ये हमारा डेल्टा भी आ गया, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में हम लोग निकाल सकते हैं, दैट इज कि ये अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट कर गया, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व भी करोगे आप लोग जितना ज्यादा उतना ज्यादा आपको दैट इज आगे एग्जाम्स वगैरह में सहूलियत मिलेगी। अब फिजिक्स में आप जितना ज्यादा प्रॉब्लम्स करोगे ना उतना ज्यादा चीजें आप लोग सीखोगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, ले लो एग्जांपल। मान लो ये हमारा एयर या वैक्यूम है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, 1 है, ठीक है। और हमने यहाँ पे रे गिराई कितने के एंगल पे, 60 डिग्री पे, और ये हमारा म्यू √3, ठीक है। ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, √3 है, और रे यहाँ से किस एंगल पे रिफ्रैक्ट होगी, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है आपको, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। दूसरा आपको एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, दैट इज आर निकालना है और साथ ही साथ डेल्टा निकालना है। ये देखो क्या होगा, रे ऐसे आई, क्या करेगी, अपने पाथ से डेविएट कर जाएगी, जा किधर रही थी, इधर डेविएट कर गई। ये एंगल क्या होगा, नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा रिफ्रैक्टेड रे, है ना, वो एंगल क्या हो जाएगा हमारा, आर हो जाएगा। यही आर हमसे पूछा है, कैसे निकाले सर, स्नेल्स लॉ क्या बोलते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1। यहाँ पे म्यू2 कौन है, √3 है, और म्यू1 कौन है, 1 है ना। दूसरा तरीका क्या याद रखने के लिए बोला था, म्यू1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 इंटू साइन आर, ठीक है। म्यू1 कितना है, 1 है, साइन आई मतलब साइन 60, म्यू2 कितना है, √3 है, म्यू2 कितना है, √3, और ये साइन आर, ठीक। वैल्यू बैठा यहाँ पे √3/2 इज इक्वल टू √3 इंटू साइन आर। देखो √3 कट गया, ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, मतलब साइन आर कितना आ गया हमारा, 1/2। बताओ साइन थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा हमारा 30 डिग्री के बराबर, तो आर कितना आ गया हमारा, 30 डिग्री आ गया, ठीक है। अगर आर हमारा 30 डिग्री आ गया तो बताओ ये डेल्टा कितना होगा, बता सकते हो, ये पूरा 60, मतलब ये पूरा भी 60, ये कितना है 30, ये कितना है 30, ये पूरा 60, तो डेल्टा कितना हो गया, डेल्टा हो गया सर आई माइनस आर कितना, 60 डिग्री, कितना हो गया 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो आंसर कितना आ गया 30 डिग्री। अगर मेरे से पूछा जाए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या है ये क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज में पूछता तो यहां से लेकर के यहां तक घुमा देते, ठीक है, 360 माइनस आई माइनस आर कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला नॉर्मल सा क्वेश्चन। चलो और आगे बढ़ते हैं, और से क्वेश्चंस लेते हैं। मान लो कि हमारा कोई मीडियम मान लो म्यू इज इक्वल टू 2 दे रखा है, ठीक है, और यहां पे मैं इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आई, ठीक है, और इसका म्यू मान लो आप √3 है, इसका म्यू कितना है
√3 है, और ये आई मुझे दे रखा है कितना 30 डिग्री। ठीक है, तो हमसे पूछा गया बताओ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा कितना होगा आर। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा आर कितना होगा, और साथ ही साथ एंगल ऑफ डेविएशन भी निकालना है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन को आप खुद करोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने कर दिया, एक क्वेश्चन आप खुद करोगे। क्या अच्छा, इसमें आप बता सकते हो किसकी डेंसिटी कम है, ऊपर वाले की या नीचे, दैट इज ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी कम होगी, ऊपर वाले की या नीचे वाले की। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा, ऊपर वाले का। ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2, नीचे वाले का कितना है 1.732। ठीक है, अच्छा एक चीज बीच में बताना भूल गया मैं, क्या कि जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो कम हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं रेयरर मीडियम बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं रेयरर मीडियम। ठीक है, और जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो ज्यादा हो, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो ज्यादा हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं डेंसर मीडियम। उसे हम लोग क्या बोलते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है, तो सर ये रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम, ये तो सर हम किसी के रिस्पेक्ट में ही बोल सकते हैं ना, कि अगर दो मीडियम हम लोग लें, है ना, तो कौन सा ज्यादा डेंस है। ठीक है, दैट इज कि अगर मान लो मैं एयर लूं और वाटर लूं, तो इसमें अगर मेरे से पूछा जाए बताओ कौन सा रेयरर मीडियम होगा, तो आप बोलोगे एयर, है ना, और डेंसर मीडियम कौन सा हुआ आपका वाटर। लेकिन अगर मैं वाटर और ग्लास लूं तो आपका रेयरर मीडियम कौन सा हो जाएगा, इस बार वाटर हो जाएगा, और डेंसर मीडियम कौन सा हो जाएगा आपका ग्लास हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम किस पे डिपेंड करता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में दूसरे वाले मीडियम को चेक कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पे बताओ, यहां पे रेयरर मीडियम कौन होगा और डेंसर मीडियम कौन होगा, बताओ। यहां पे ज्यादा कौन है, म्यू किसका ज्यादा है ऊपर वाले का, इसे मान लो μ1 और नीचे को क्या मान लो μ2। तो यहां ऊपर वाला क्या है ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो इसका डेंसिटी क्या होगा ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगा। मतलब ये कैसा मीडियम हो गया हमारा डेंसर मीडियम हो गया। ये कैसा मीडियम हो गया हमारा डेंसर मीडियम, और ये कैसा हो गया हमारा रेयरर मीडियम। ठीक है, ये कैसा हो गया हमारा रेयरर मीडियम। ठीक, चलिए थोड़ा सा और देखते हैं इस पे, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम इस पे बात कर रहे थे। ठीक है, देखो कि रेयरर मीडियम मतलब कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और हमने क्या पढ़ा था कि म्यू क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक है, या फिर कहो तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ठीक है, तो देखो कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा ज्यादा होगा, उससे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज जो एंगल बना रहा होगा रे नॉर्मल से, ठीक है, ये थीटा, वो किससे डिपेंड करेगा इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो इन दोनों में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले वाले का क्या है कम है, तो इसका जो थीटा होगा वो क्या होगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो थीटा ज्यादा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो थीटा कम। थीटा कम होने के लिए इसको किधर मुड़ना पड़ेगा, इधर की तरफ, है ना, दैट इज ये जा किधर रहा था, देखो ये जा किधर रहा था आगे की तरफ जा रहा था। ठीक है, ये इधर की तरफ, और मुड़ किधर गया नॉर्मल। ये क्या है हमारा नॉर्मल है, ये क्या है हमारा नॉर्मल है। ठीक है, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे वाले मीडियम की पहले वाले मीडियम से क्या है ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे वाले मीडियम की पहले वाले मीडियम से ज्यादा है, तो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज की जो रे होगी वो क्या होगी अपने पास से किधर की तरफ डेविएट करेगी, नॉर्मल की तरफ डेविएट करेगी। ठीक है, तो यहां से ये समझ आया, इसे क्या इस थीटा को आप क्या मान लो आई। ठीक है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसमें कौन ज्यादा है, यहां पे हमने माना क्या है कि μ2 क्या है हमारा μ1 से ज्यादा है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो थीटा कम, मतलब ये वाला एंगल क्या होगा पहले वाले से कम होगा। अगर कम होना है तो रे इधर जा रहा था तो इधर से किधर मुड़ जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये हमारा हो गया डेंसर मीडियम और ये हो गया हमारा रेयरर मीडियम। ठीक है, तो जब भी लाइट रे क्या करे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के तरफ जाएगी तो किधर के तरफ मुड़ेगी नॉर्मल के तरफ मुड़ेगी। ठीक है, अगर मान लो मैं एक दूसरा डायग्राम बनाता हूं,
दूसरा डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। ये μ1 है और ये μ2 है, ठीक है। अब लाइट रे यहां से आई, ठीक, इसे एंगल आई मान लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे क्या मान लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई मान लो, ठीक। अब लाइट रे इधर जा रही थी, किधर जा रही थी, इस डायरेक्शन में। अब ये इधर जा रही थी, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या माना कि जो μ1 है, यहां पे क्या माना, μ1 जो है वो ग्रेटर देन μ2 है, μ1 जो है वो ग्रेटर देन μ2 है, ठीक है। मतलब ऊपर वाला मीडियम क्या है, ऊपर वाला मीडियम डेंसर है और नीचे वाला क्या है, नीचे वाला रेयरर है, नीचे वाला क्या है, रेयरर है। और हमें क्या पता है कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, मतलब कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका थीटा कम। तो यहां बताओ ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है या नीचे वाले का, ऊपर वाले का, मतलब ऊपर वाले का एंगल क्या होगा, कम होगा, और नीचे वाले का एंगल ज्यादा होगा। अगर एंगल ज्यादा करना है तो बताओ ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, अब बोलोगे सर ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगी। देखो ये पहले वाले से एंगल क्या हो गया, ये ज्यादा हो गया, पहले वाले से एंगल क्या हो गया, ये ज्यादा हो गया, ठीक है। मतलब क्या समझ आया कि अगर लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, अगर लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो रे किधर की तरफ मुड़ेगी, नॉर्मल की तरफ। और अगर लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी तो किधर मुड़ेगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल मुड़ेगी, ठीक है। इसमें किधर मुड़ रही है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल मुड़ रही है, ठीक है। और इसमें किधर मुड़ रही है, टुवर्ड्स दी नॉर्मल मुड़ रही है, इसमें टुवर्ड्स दी नॉर्मल मुड़ रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा छोटा सा थ्योरी, ठीक। कोई जोड़, देखो ठीक है, रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या सीखे यहाँ पे कि अगर लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो किधर मुड़ेगी, टुवर्ड्स दी नॉर्मल, और अगर डेंसर से रेयरर में जा रही है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ठीक है। तो चलो ऐसे ही एक दो छोटा छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, जल्दी जल्दी बता देना, वीडियो थोड़ा क्लास 10 भी देखेगा, ठीक है। तो मान लो ये एक मीडियम है, ये मीडियम 1 है, ये μ1 है, ये μ2 है, ठीक है। μ1 1 है, μ2 2 है, ठीक है। बताओ लाइट रे अगर यहां से ऐसे करके आई, ये एंगल आई है, ठीक है, तो रे बताओ अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगी या टुवर्ड्स दी नॉर्मल जाएगी, मतलब बताओ इधर से दूर भागेगी या इसके पास जाएगी, नॉर्मल के पास जाएगी या दूर भागेगी, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो इसका एंगल कम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो इसका एंगल ज्यादा, मतलब इसका एंगल क्या हो जाएगा, पहले से ज्यादा। अगर सीधा जाता तो उतना ही रहता, ज्यादा करना है तो इसको अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। दूसरा चीज कैसे देखेंगे, ये डेंसर है और ये रेयरर है। अगर ये रेयरर है हमारा और ये डेंसर है तो डेंसर टू रेयरर जाने पर रे किधर मुड़ जाएगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल चली जाएगी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लो आप, ये म्यू ले लो आप 2, ये म्यू ले लो आप √3, ये म्यू क्या ले लो √3। बताओ अब ये आपका आई, बताओ किधर जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बोलो। इसकी वैल्यू कितनी है 1.732। बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस वाले का ज्यादा है या कम, इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है या कम, तो तुम बोलोगे सर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो इसका एंगल पहले वाले से कम होगा, और पहले वाले से कम होना है तो ये टुवर्ड्स दी नॉर्मल जाएगी। दूसरा चीज कि सर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो ये रेयरर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ये डेंसर मीडियम है। अगर ये रेयरर से डेंसर जा रही है तो ये किधर मुड़ेगी, टुवर्ड्स दी नॉर्मल मुड़ेगी, ठीक है। और ये हमारा नॉर्मल है, रे सीधा ऐसे जाती है टुवर्ड्स दी नॉर्मल, मतलब इधर मुड़ गई, ठीक है। चलो और देखो, ये हो गया हमारा रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर, ठीक है। अगर मान लो कि लाइट रे मान लो ऐसे करके गिर रही है, ठीक है, नॉर्मल पे, ये हमारा इंसिडेंट रे है, ठीक है। बताओ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, इसे मान लो μ1, इसे मान लो μ2, ठीक है। तो बताओ r कितना होगा। क्या है यहाँ पे देखो, अगर ये i हमारा इधर होता तो ये एंगल i होता, इसको थोड़ा पास ले जाओ, i घटा या बढ़ा, घटा, और पास ले जाओ और घटा। जब ये तुम नॉर्मल पे गिराओगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो नॉर्मल इंसिडेंस जब हम लोग करते हैं तो i क्या हो जाता है हमारा 0 हो जाता है, i क्या हो जाता है हमारा 0 हो जाता है, ठीक है। तो μ1 इंटू साइन i इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन r, ठीक। तो साइन 0 जब आप बैठाओगे, i को 0 बैठाओगे तो साइन 0 कितना होता है सर साइन 0 हमारा 0 होता है, ठीक है। इससे हमें क्या पता चल जाएगा, साइन r किसके बराबर आ जाएगा हमारा, सर साइन r हमारा 0 आ जाएगा, तो r भी कितना हो गया हमारा 0 हो गया।
इससे क्या पता चला कि लाइट रे अगर नॉर्मल पे आई है तो जीरो एंगल बनाएगी, मतलब कि ये नॉर्मल पे ही सीधा चली जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्लास 12 के लिए देखो, या क्लास 12 पास जो होंगे, कि मान लो अगर इंसिडेंट रे मुझे ऐसा दे रखा है, कैसा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे हमें दे रखा है कैसा, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, और नॉर्मल दे रखा है ai कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है, हमसे बोला गया फाइंड a, हमसे बोला गया फाइंड a, हमसे क्या बोला गया, फाइंड a, ये हमारा कितना होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, देखो हमें क्या पता है कि जो नॉर्मल, पहला लॉ क्या बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल रे है, ठीक है, ये तीनों क्या करते हैं, सेम प्लेन पे लाई करते हैं, ये तीनों क्या करते हैं, सेम प्लेन पर लाई करते हैं। ठीक है, अगर ये तीनों सेम प्लेन पे लाई करते हैं तो इससे क्या पता चलता है, सोचो अगर तीन लाइन एक ही प्लेन पे है, तीन लाइन हमारे पास एक ही प्लेन पे है, ठीक है, इसे मान लो कुछ भी एबीसी मान लो ना, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और एक कोई वेक्टर सी वेक्टर मान लो, अगर तीनों लाइन एक ही प्लेन पे लाई करेगा, ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है हमें कि अगर दो का हम क्रॉस प्रोडक्ट करें, दो का क्या करें हम क्रॉस प्रोडक्ट करें, तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या आता है, उस प्लेन से परपेंडिकुलर आता है, उस प्लेन से क्या आता है, परपेंडिकुलर आता है। मतलब ए क्रॉस बी करेंगे तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर आएगा, मतलब वो ए से भी परपेंडिकुलर होगा, बी से भी परपेंडिकुलर और सी से भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मतलब ए क्रॉस बी क्या आ गया हमारा, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन आ गया। तो जो ए क्रॉस बी आया है हमारा, अगर मैं उसे क्या करूं, सी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लूं, अगर मैं उसे सी के साथ क्या ले लूं, डॉट प्रोडक्ट ले लूं, तो ये वैल्यू कितनी होगी बताओ। ए क्रॉस बी क्या है, इस प्लेन से परपेंडिकुलर, मतलब वो ए से भी परपेंडिकुलर, बी से भी परपेंडिकुलर और सी से भी परपेंडिकुलर। तो ए क्रॉस बी को मैं अगर सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करूं तो डॉट प्रोडक्ट कितना दे देगा हमें, 0 दे देगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का जो वैल्यू आएगा वो आई के और आई जे और के टर्म्स में आएगा। अब उसे डॉट किसके साथ करोगे, एन के साथ करोगे। ठीक है, तो वहां से आपका ए का वैल्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, ट्राई करना इसे घर में, अगर नहीं होगा तो कमेंट करना। ठीक है, अदरवाइज व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर नहीं होता है तो फिर हम इसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। अच्छा, ये आप लोगों को पता है ना कि जैसे ये अगर मान लो, इसे तो मिटाओ, ठीक है, कि अगर ये हमारा मीडियम 1 है, ये μ1 है, ये μ2 है, ठीक है, लाइट रे आ रही है एंगल ऑफ इंसिडेंस I बनाते हुए, तो यहां से रिफ्लेक्ट कर गई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R बनाते हुए। ठीक है, देखो यहां से स्नेल्स लॉ से हमें क्या पता चला था कि साइन I अपॉन साइन R जो होता है वो किसके बराबर होता है, μ2 बाई μ1 के बराबर होता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये क्या लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, ये ऐसा लिखा हुआ है। ठीक, तो आपको बहुत जगह ऐसा नजर आएगा μ2 बाई μ1, जहां पे हो सकता है 2 आपका वाटर हो, 1 ग्लास हो, या 1 आपका 2 ग्लास हो, 1 आपका वाटर। ठीक है, दैट इज ये दोनों मीडियम के अलग, दैट इज ये दोनों मीडियम के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो सकते हैं या अलग अलग होंगे, तो हम लोग उसको इस तरीके से लिखते हैं μ2 बाई μ1। μ2 बाई μ1 को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, μ2 बाई μ1 को क्या दिखाते हैं, μ2 मतलब कि μ2 बाई μ1, मतलब पहला 2 है ना तो ऊपर μ2 लिखेंगे और बाद वाला 1 है तो नीचे μ1 लिखेंगे। ठीक है, इस μ2 को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, μ2 को लिखते हैं μ2 और ऊपर लिख देते हैं 1। ठीक है, μ2 को ऐसे भी लिखा जाता है μ2, हमेशा देखना ये जो 2 बेस वाला है ना, 2 बेस वाला, ठीक है, ये हमेशा ऊपर रहेगा, μ2 बेस में है तो ये हमेशा ऊपर, और 1 वाला जो है ना उसे ला करके नीचे डिवाइड कर दो। इसे हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, μ2 बाई μ1 को ऐसे भी दिखाया जाता है। तो देखो स्नेल्स लॉ में हो सकता है आपको क्वेश्चन ऐसे दे रखा हो कि ये सर 2 मीडियम है जिसमें μ21 हमें पता है, μ21 हमें
पता है, ठीक है। μ21 इज इक्वल टू, μ21 हमें नोन है, ठीक है, आई पता है और आर हमें निकालना है, ठीक है। तो ऐसे टाइम में हमें पता होना चाहिए μ21 इज गिवन एज, दैट इज कि ये जो हमें दिया हुआ है ये क्या है, μ2/μ1 है, ठीक है। देखो कहने का मतलब क्या है कि हमेशा हो सकता है कि आपको μ2 और μ1 गिवन ना हो, ठीक है। आपको μ2 और μ1 ना दे करके क्या दे रखा हो, डायरेक्ट μ21 दे रखा हो, दैट इज उन दोनों का क्या दे रखा हो, रेशियो दे रखा हो, ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, μ21 इज इक्वल टू डायरेक्ट बैठाएंगे, μ21 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। समझे बात को, क्या बोला हमने कि हो सकता है आपको μ2 और μ1 हमेशा गिवन ना हो सकता है आपको दे रखा हो कि भाई ऐसा क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज दिस, ठीक है। जैसे चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो ऐसे करके हम लोग इसे शो करते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसा दे रखा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें पता है ये μ1 है, ये μ2 है, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है मान लो 45 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे रखा है, 45 डिग्री। और हमें क्या पता है, और हमें पता है सर μ21 जो है, या ऐसे लिखो μ12 जो है, μ12 मतलब क्या है सर, μ21 का मतलब क्या होता था भाई, μ21 का मतलब होता था सर μ2/μ1। तो बताओ μ12 का मतलब क्या होगा, μ12 का मतलब होगा सर μ1/μ2, μ12 का मतलब क्या हो जाएगा, μ1/μ2। ये हमें दे रखा है, ठीक है। μ12 दे रखा है हमें किसके बराबर, 1/√2 के बराबर, μ12 किसके बराबर दे रखा है, 1/√2 के बराबर। तो ये गिवन है हमें, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, दैट इज आर फाइंड करना है और एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है, दैट इज आर एंड डेल्टा, ये दोनों हमें फाइंड करना है। चलो देखो क्या पता है हमें सर, आई पता है, हाँ आई पता है सर, ठीक है। ये देखो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला चीज निकालना क्या है, आर निकालना है, ठीक है। आई पता है, हाँ आई पता है, आई इज इक्वल टू कितना है, 45 डिग्री, आई इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, μ2/μ1 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, μ2/μ1 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। या फिर दूसरा क्या तरीका लिखने का बताया था, μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या पता है, μ12 पता है, हमें क्या पता है, μ12 पता है, μ12 मतलब क्या पता है, μ1/μ2 पता है। इस बार आपको μ1 और μ2 नहीं पता है, इस बार क्या पता है, μ12 पता है, ठीक है। तो भाई μ12 लिखना है तो आप क्या करो, μ1/μ2 इंटू साइन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा, ठीक है। तो μ1/μ2 ही क्या है हमारा, μ12 है, यही हमारा क्या है, μ12 है, इंटू साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। अब वैल्यू पुट कर लो और आंसर लेते आओ। ये कितना हो गया भाई, 1/√2, μ12 कितना दे रखा है, 1/√2, साइन आई कितना है, साइन 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1/√2 होती है, कितनी होती है, 1/√2, दैट इज इक्वल टू साइन आर, ठीक है। तो यहां से हमें साइन आर किसके बराबर पता चल गया, 1/2 के बराबर। तो बताओ भाई आर कितना हो जाएगा हमारा, आर आ जाएगा सर 30 डिग्री के बराबर। तो आर पता चल गया, तो बताओ डेल्टा कितना हो जाएगा, ये आर पता चल गया हमें, आर कितना है हमारा 30 डिग्री। तो बताओ डेल्टा कितना हो जाएगा सर, डेल्टा हमारा हो जाएगा 15 डिग्री। तो डेल्टा क्या हो गया हमारा, आई माइनस आर, दैट इज 45 माइनस 30, आंसर आ गया हमारा 15 डिग्री, किधर, डायरेक्शन क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये हो गया μ12 का। अच्छा सोचो कि अगर मुझे कुछ ऐसा पता हो क्या कि μ12 इज इक्वल टू समथिंग पता है, ठीक है। जैसे मान लो μ12 हमें कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, μ12 कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। और μ32 या 23 क्या दे रखा है, μ23 हमें पता है, μ23 कितना है सर, μ23 है हमारा 3 के बराबर, ठीक है। μ23 है हमारा 3 के बराबर। हमसे पूछा गया फाइंड μ13, हमसे क्या पूछा गया, फाइंड μ13। आप निकाल सकते हो क्या, फाइंड μ13। μ13 का मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सर μ1/μ3, हमें क्या निकालना है, μ1/μ3, यही हमारा क्या है, μ13 है, ठीक है।
तो μ1 by μ3 कैसे निकालेंगे, ध्यान से देख। तो μ1 by μ3 को हम इसको ऐसे लिख सकते हैं μ1 by μ2 इंटू μ2 by μ3, है ना, μ1 by μ2 इंटू μ2 by μ3, ठीक है। ठीक, तो देखो μ1 by μ2 क्या है सर, μ1 by μ2 तो सर μ1 2 है, और μ2 by μ3 क्या है सर, μ2 by μ2 3 है, ठीक है। तो बताओ μ1 3 कितना हो जाएगा सर, μ1 3 जो हमारा हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा हमारा दिस इंटू दिस, दैट इज 2 इंटू 3, आंसर हो गया हमारा 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा μ1 3, ठीक। दैट इज अगर जो मीडियम के रिस्पेक्ट में हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ भी दो मीडियम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, ठीक है, और फिर इन्हीं में से किसी दो मीडियम के बीच में हमसे पूछ रहा है, तो हम उसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, आप बोलोगे अरे सर अगर मुझे ये μ23 ना दे करके μ32 दे रखा होता, ठीक है, तो कैसे करते सर, अगर μ32 दे रखा होता तो आप कैसे करते, तो μ32 क्या होता है, μ32 होता है हमारा μ3 by μ2, μ3 by μ2, मतलब μ1 by μ2 तो हो गया μ12, है ना, और μ3 by μ2 मतलब कि दिस अपॉन दिस, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग 1 by μ32, 1 by μ32, तो आंसर कितना हो जाता है इस बार, अगर हमें μ32 गिवन होता तो आंसर कितना हो जाता 2 by 3, ठीक है, इस टाइम आंसर हो जाता 2 by 3, ठीक। तो ध्यान से देखो, अगर तो आप कह सकते हो कि μ1 2, है ना, μ1 2 इज इक्वल टू 1 by μ21, है ना, नोट करके लिख लो, 10th वाला लोग, ठीक है, 12th या 12th पास वाले को तो ये सब की जरूरत है नहीं, 10th वाले देख लो तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। μ1 2 किसके बराबर होगा, 1 by μ21 के बराबर, कैसे सर, μ1 2 को हम क्या लिखते हैं μ1 by μ2, μ21 को क्या लिखते हैं μ2 by μ1, ठीक है। तो बताओ μ1 2 किसके बराबर हो गया, μ1 2 होगा 1 by μ21 के बराबर, देख लो, ठीक। तो ऐसे करके हम एक दूसरे से रिलेट करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला करते हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चंस वगैरह दिए रहेंगे आपको डीपीक्यू में, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन ये लेते हैं कि मान लो कि यहाँ पे एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे दे रखा है 60 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। जब ये रे क्या होगी इस वाले मीडियम से, दैट इज यहाँ पे, यहाँ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यहाँ की भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ठीक है। तो फाइंड, हमसे बोला गया फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन व्हेन light ray emerges out from ये when light ray finally emerges out, ऐसे लिख लो, when light ray finally emerges out, ठीक है। मतलब क्या है कि हमें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है जब लाइट रे क्या करे इस वाले, दैट इज कि इस पूरे मीडियम से क्या करे बाहर निकल जाए, मतलब कि देखो ये 1 है, ये √3 है, तो क्या होगा यहाँ से लाइट रे इधर आएगी, पहले ये एंगल आप निकाल सकते हो, ठीक है, और फिर लाइट रे इधर जाएगी, ये एंगल भी आप निकाल सकते हो, मतलब कि आपको पहले Δ1 निकालना पड़ेगा और फिर Δ2 निकालना पड़ेगा और फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो आपका क्या मिल जाएगा डेल्टा नेट मिल जाएगा, ठीक है, दैट इज नेट डेविएशन। तो कैसे निकालोगे आप लोग, पहले पॉज करके खुद कोशिश करना, ठीक है, उसके बाद इधर देखना। देखो तो Δ1 निकाल सकते हैं हम लोग, इसके लिए हमें क्या चाहिए, ये R चाहिए होगा, ठीक है। देखो ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, तो ये पूरा भी कितना होगा 60 होगा, ठीक है। μ1 कितना है 1 है, μ2 कितना है √3 है, तो यहां से आपको R पता चल जाएगा, क्या आप R निकालना कितना हो जाएगा 1 × sin 60, दैट इज √3/2, क्या लिखोगे μ1 × sin I इज इक्वल टू μ2 × sin R, आ जाएगा 1 × sin 60 इज इक्वल टू √3 × sin R। अब इसे पुट करोगे sin 60 होता है √3/2, दैट इज इक्वल टू √3 × sin
आर, यहाँ से आर कितना आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो ये आर हो गया हमारा 30 डिग्री। बताओ डेल्टा वन कितना हो जाएगा हमारा, डेल्टा वन कितना आएगा सर, डेल्टा वन जो आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, आई माइनस आर है ना, आई माइनस आर, आई कितना 60, 60 माइनस 30 कितना हो गया 30 डिग्री। बताओ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये आया हमारा सर क्लॉकवाइज, ये कैसा आ गया हमारा क्लॉकवाइज, ठीक है। दूसरा, अब डेल्टा टू निकालना पड़ेगा। देखो लाइट रे फिर यहाँ पे कैसे जा रही थी, कुछ ऐसे जा रही थी, ठीक है। यहाँ पे लाइट रे कैसे जा रही थी, यहाँ पे नॉर्मल खींचा हमने, यहाँ पे लाइट रे कैसे जा रही थी, कुछ ऐसे जा रही थी, ठीक है। अब क्या करेगा ये अपने पास से कितना डेविएट हो गया, इतना डेविएट हो गया, इसे मान लेते हैं हम लोग डेल्टा टू, ठीक है। इसे क्या मान लिया हमने, डेल्टा टू। और ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे मान लो आप R1, इसे भी क्या मान लो R1। तो ये एंगल पूरा क्या हो जाएगा हमारा R2, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा R1। अब बताओ आप R2 निकाल सकते हो क्या, R2 निकाल सकते हो। फिर से देखो ये √3 होगा, ये 1 होगा। अब फिर से आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे तो R2 कितना आ जाएगा आपका, R2 आ जाएगा सर हमारा 60 डिग्री, ठीक है। तो फिर से फॉर्मूला लगाओगे तो R2 हमारा कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक। तो बताओ डेल्टा टू कितना हो जाएगा, डेल्टा टू हो जाएगा सर, ये है हमारा 30, ये पूरा है 60, तो आंसर हो जाएगा 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हो गया 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, है ना। यहाँ पे देख लोगे डेल्टा टू, ये पूरा कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री, कितना है ये 30 डिग्री, और ये पूरा 60, तो डेल्टा टू कितना आ जाएगा हमारा 60 माइनस 30, 30, बट किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बताओ डेल्टा नेट कितना लिखोगे आप, डेल्टा नेट लिखेंगे सर डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, ठीक है। तो 30 क्लॉकवाइज, एक को पॉजिटिव मानेंगे दूसरे को नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को क्या मान ले, एंटी क्लॉकवाइज को सर आप पॉजिटिव मान लो, और क्लॉकवाइज को क्या मान लो, नेगेटिव मान लो, ठीक है। तो पहला हो जाएगा -30, दूसरा हो जाएगा +30, तो आंसर कितना हो गया 0 डिग्री। डेल्टा नेट कितना आ गया हमारा 0 डिग्री। मतलब अब ध्यान से आप देखोगे तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे कितना बना रही थी 60 डिग्री, नॉर्मल से इंसिडेंट रे कितना बना रही थी 60 डिग्री। यहां से भी बाहर जो इमर्ज आउट हुआ है, ठीक है, इसे इंसिडेंट रे बोलो और इसे क्या बोलो इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे भी नॉर्मल से कितना बना रही है 60 डिग्री, तो दोनों रेज क्या हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे। अगर पैरेलल हो गए तो डेविएशन कुछ होगा क्या, कोई भी डेविएशन हमारा नहीं आएगा, ठीक है। तो नेट डेविएशन क्या हो गया हमारा 0 डिग्री, ठीक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर थोड़ा और आगे बढ़ोगे आप तो क्या पता चलेगा आपको, छोड़ो थोड़ा और आगे नहीं बढ़ते, आई थिंक टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लिख लो, एक मान लो ये स्फीयर है, ठीक है, स्फेरिकल ग्लास है जिसका म्यू क्या दे रखा है हमें √3 दे रखा है, म्यू क्या दे रखा है हमें √3 दे रखा है। ये डायमीटर है, ये इसका क्या है सेंटर है, ये क्या है इसका सेंटर है। मान लो यहां से लाइट रे आई, कितने के एंगल पे आ रही है 60 डिग्री के एंगल पे, कितने के एंगल पे 60 डिग्री के एंगल पे ये क्या कर गई इंसिडेंट कर गई। क्वेश्चन फिर से वही है कि फाइंड नेट एंगल ऑफ डेविएशन, फाइंड नेट एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, व्हेन लाइट रे फाइनली emerge out from the spherical, ठीक है, फ्रॉम द स्फीयर, ठीक है, फ्रॉम द स्फीयर, ठीक। मतलब क्या है कि ये लाइट है क्या करेगी, यहां पहले रिफ्रैक्ट करेगी और फिर दूसरे वाले सरफेस से रिफ्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो फाइनल दैट इज पहला वाला डेविएशन निकाल लो, फिर दूसरे वाले सरफेस से जब निकलेगी वहां पे डेविएशन निकाल लो, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू कर दो, ठीक है। क्या आंसर आएगा ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है, या जब ना बने तो भी कमेंट करो, नेक्स्ट लेक्चर में इसे समझाया जाएगा, ठीक है। तब तक आप लोग क्या करोगे, पहले के सारे क्वेश्चंस तो हो गए होंगे, अगर कोई डाउट वगैरह होगा तो डाउट कमेंट कर देना कि सर एचडीपीक्यू का ये डाउट है हमारे पास, ठीक है। या व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइडेड है लिंक, ठीक है, वहां से व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ और व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन भेज दो, ठीक है। तब तक पिछला रिवाइज करो और इसमें जो डीपीक्यू प्रोवाइडेड होंगे उस डीपीक्यू को सॉल्व करो, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।